हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गांधी जी की बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना। यह टॉपिक बीएड, डीएलएड और बीए शिक्षा शास्त्र विषय में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। वर्धा शिक्षा योजना 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित होता है और 1937 से इसको लागू कर दिया जाता है। इस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाती है। लेकिन उस समय यानी कि 1937 के समय में जो भारत में प्राथमिक शिक्षा है उसकी दशा काफ़ी दयनीय थी। उस समय जो शिक्षा थी उस समय की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी, जिसको लेकर जो हमारे समाज सुधारक थे वो चिंतित हुआ करते थे। जिसमें गांधी जी ने प्राथमिक शिक्षा के बारे में हरिजन में कहा कि प्राथमिक शिक्षा 7 वर्ष या इससे अधिक समय की हो और अन्य विषयों के साथ किसी हस्तशिल्प अथवा उद्योग को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। बात करें अगर गांधी जी की, तो शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी की सबसे बड़ी जो देन है वह है बेसिक शिक्षा योजना, क्योंकि इसके माध्यम से ही गांधी जी ने अपने शिक्षा संबंधी विचारों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था। गांधी जी की ये जो विचार थे शिक्षा संबंधी, उन्हें कई नामों से जाना जाता है। इसे बेसिक शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं। जो ये शिक्षा सम्मेलन हुआ था यानी कि अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन 22 से 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा के मारवाड़ी हाई स्कूल में हुआ था। इस मारवाड़ी हाई स्कूल का वर्तमान नाम नव भारत स्कूल है और इस शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी ने इसका सभापतित्व किया था। और जो अपनी शिक्षा योजना थी यानी कि जो भी नवीन शिक्षा योजना उन्होंने प्रस्तुत की, उसको प्रस्तुत करते हुए कहा कि देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति किसी भी तरह देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। और उन्होंने बेसिक शिक्षा से आशय स्पष्ट करते हुए कहा कि बेसिक शिक्षा से तात्पर्य एक ऐसी शिक्षा से है जो बालक को विभिन्न प्रकार के हस्तकलाओं का प्रशिक्षण दे, उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास करे और जिससे देश में समाजवादी समाज की स्थापना हो और नगर और गांव दोनों की जो जनता हो वो सुखी और समृद्ध हो सके। गांधी जी द्वारा जो भी शिक्षा दी गई, वर्धा में जो भी प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा योजना थी, उसको अंतिम रूप देने के लिए जाकिर हुसैन समिति का गठन किया गया और इस समिति ने अपना प्रतिवेदन 1938 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन में प्रस्तुत किया और इसे बुनियादी शिक्षा का नाम दिया। यानी कि जो बुनियादी शिक्षा नाम है वो इस जाकिर हुसैन समिति ने दिया और इस योजना को व्यवहारिक रूप देने के लिए हिंदुस्तान तालीम संघ की स्थापना हुई। तो ये था ओवरऑल जो गांधी जी का शिक्षा था, वर्धा शिक्षा योजना था। ये था कि उनका वर्धा शिक्षा योजना क्यों था। इसे वर्धा शिक्षा योजना इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो शिक्षा सम्मेलन था उसका आयोजन वर्धा नामक जगह पर हुआ था। अब पढ़ते हैं गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। जो पहला उद्देश्य गांधी जी ने निर्धारित किया था वह था बालकों का समुचित व सर्वांगीण विकास करना। यानी कि गांधी जी का मानना था बुनियादी या वर्धा शिक्षा का उद्देश्य जो था वह था कि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास करना, यानी कि उनका सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट था नैतिक व चारित्रिक विकास। यानी कि शिक्षा का यह जो वर्धा शिक्षा योजना था इसका एक उद्देश्य यह भी था कि बालकों का नैतिक और चारित्रिक विकास किया जाए और इसके लिए गांधी जी ने महापुरुषों की जीवनियों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया और उन्हें उच्च आदर्शों और मूल्यों को समझाने की, उनको जानने की बात कही। नेक्स्ट है सर्वोदय समाज की स्थापना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः शिक्षा द्वारा मनुष्य का सामाजिक विकास होता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि छात्र अपनी उन्नति व विकास के साथ साथ संपूर्ण समाज की उन्नति कर सके। यानी कि अपना उन्नति भी करे और साथ ही समाज की उन्नति भी करे। सर्वोदय समाज की स्थापना से तात्पर्य यह था
कि उच्च और निम्न का भेद न करते हुए सभी लोग साथ पढ़ें और कोई किसी का अनादर न कर सके। नेक्स्ट था आर्थिक निर्भरता। वर्धा शिक्षा योजना में हस्त कौशलों के माध्यम से भविष्य को सुरक्षित व सक्षम बनाने पर बल दिया गया, क्योंकि रोजगार परक विषयों की सहायता से छात्र आर्थिक रूप से निर्भर व संपन्न बन सकते थे। नेक्स्ट जो उद्देश्य था वह था सांस्कृतिक विकास करना। गांधी जी ने भारतीय सभ्यता व संस्कृति पर बल देते हुए छात्रों में भारतीयता की भावना को विकास के लिए प्रोत्साहित किया और पाठ्यक्रम में भारतीयता की भावना के विकास को प्रोत्साहित किया और पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान विज्ञान को सम्मिलित किया, जिससे जो हमारी भारतीय ज्ञान विज्ञान की जो भी हमारी भारतीय परंपराएं हैं जो धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, वो अब उनका विकास करना चाहते थे। नेक्स्ट था उच्च नागरिकता का विकास। गांधी जी राष्ट्रीय शिक्षा योजना पर आधारित थी। जो गांधी जी की शिक्षा थी वो थी राष्ट्रीय शिक्षा योजना पर आधारित थी। उसमें गांधी जी ने छात्रों में उच्च आदर्शों, कर्तव्यों, अधिकार और राष्ट्र के प्रति वफादारी की भावना आदि की बातों का विकास करना चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि जो बच्चा है, जो बालक हो, उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो, उनमें आदर्श हो और एक उच्च नागरिक के सभी प्रकार के गुण हो। नेक्स्ट था आध्यात्मिक विकास। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य बालक के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्कृष्ट विकास से है। अतः स्पष्ट है गांधी जी शिक्षा के केवल एक धर्म के संपर्क नहीं है, इनकी नहीं थे, अपितु धर्मनिरपेक्षता व सर्वधर्म समभाव की नीति द्वारा उन्होंने आध्यात्मिकता पर बल दिया। यानी कि उनका मानना था कि सभी धर्म एक समान है और हर धर्मों का आदर करना चाहिए तथा बालक का आध्यात्मिक विकास भी कराना चाहिए शिक्षा के माध्यम से। नेक्स्ट जो था वह था व्यावसायिक शिक्षा। गांधी जी भारत की वास्तविक जो आर्थिक दशा थी उससे परिचित थे। उस समय भारत में बेरोजगारी भरी हुई थी और जो भारतीय आर्थिक दशा थी वो काफ़ी दयनीय थी। अतः उन्होंने पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा व हस्त कौशलों को सम्मिलित किया ताकि छात्र अधिकाधिक मात्रा में उत्पादन कार्य में लगकर अपने मदों पर व्यय कर सकें और शिक्षा द्वारा छात्र अपनी जीविका कमा सकें और शिक्षकों का वेतन भी निकल सके। नेक्स्ट जो है वो है बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत। यानी कि अब तक हमने पढ़े थे बेसिक शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, अब जो है वह है बेसिक शिक्षा के सिद्धांत। सिद्धांत में जो पहला है वह है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। गांधी जी का मानना था कि जो शिक्षा है वो मनुष्य का जन्मजात अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हनन नहीं करना चाहिए। कभी इसे किसी को इस अधिकार को का हनन नहीं करना चाहिए। वो बच्चों को 7 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाओं को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किए। नेक्स्ट था हस्तकला का सिद्धांत। गांधी जी का विचार था कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, इसलिए वह बालक की शिक्षा का आरंभ एक हस्तकला कौशल सिखाकर करना चाहते थे। हस्तकला कौशल सिखाने के पीछे जो गांधी जी की कई उद्देश्य थे। एक उद्देश्य था शारीरिक श्रम, यानी कि बालकों में शारीरिक श्रम के महत्व को बताना और उनके भविष्य को स्वावलंबी बनाकर बालकों को जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना। गांधी जी हस्तकला शिक्षा के माध्यम से शिक्षा तथा विद्यालय को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे और बेसिक शिक्षा में किसी हस्तकला के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। सभी विषयों को किसी न किसी प्रकार से संबंधित करके ही पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट जो था वह था मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा। गांधी जी का मानना था कि किसी भी बच्चे की सबसे जो बेहतर पकड़ होती है वो होती है मातृभाषा में। अतः बच्चे को शिक्षा देने का जो माध्यम हो वो मातृभाषा होनी चाहिए, जिससे वो सरलता से और बेहतर तरीके से सीख सकेगा। नेक्स्ट था आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाना। गांधी जी ने आत्मनिर्भर या स्वावलंबी शिक्षा के बेसिक शिक्षा योजना का विषय बनाया। उनका मुख्य कारण यह था कि तत्कालीन समय में राज्य के पास शिक्षा के लिए बहुत व्यवस्था और साधन नहीं थे। गांधी जी स्वावलंबी शिक्षा के माध्यम से
छात्रों को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना चाहते थे। उनका कहना था, इस प्रकार की शिक्षा छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं से विद्यालय का व्यय भी निकल जाएगा और छात्र शिक्षा समाप्त कर लेने के बाद अपनी जीविका की समस्या को भी हल कर सकेगा। यानी कि उनका मानना था कि ये इस समय तो तैयार होगा ही और साथ ही साथ वो भावी जीवन में उसे किसी और अपने भविष्य को लेकर व्यापार के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि किधर भटके या जो भी हो, क्योंकि उसके पास तैयार रहेगा। वो जानता रहेगा कि हमें क्या करना है। वो भावी जीवन के लिए तैयार रहेगा। नेक्स्ट है जीवन से जोड़ने से संबंधित सिद्धांत। गांधी जी ने अपनी शिक्षा योजना में शिक्षा को बालक के जीवन से जोड़ने का प्रयत्न किया। जो भी शिक्षा थी उसको बालक के जीवन से जोड़ा। उन्होंने शिक्षा को बालक के वास्तविक जीवन, हस्तकला या क्रिया का चयन, घरेलू व क्षेत्रीय उद्योग धंधों, उसके स्थानीय, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण को बालक के जीवन से जोड़ने पर बल दिया। यानी कि जो भी उसके कार्य थे, जो भी उसकी शिक्षा थे, उसको उसके सामाजिक जीवन से जोड़ा। नेक्स्ट है सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत। गांधी जी सत्य, अहिंसा और सर्वोदय के समर्थक थे। उन्होंने लोगों को सर्वोदय का पाठ पढ़ाया। उनका मानना था कि समाज में हर धर्म का आदर करें, सभी लोग समान हैं, कोई किसी का शोषण न करे और उच्च और जो निम्न है इसकी खाई को बांटा जाए। उन्होंने सत्य पर बल देते हुए हिंसा से दूर रहने की प्रतिज्ञा की तथा छोटे बड़े के भेदभाव के बिना उन्होंने इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था की कि कोई किसी का शोषण न कर सके और सबका उत्थान हो। नेक्स्ट था एकीकरण का सिद्धांत। बेसिक शिक्षा योजना में एकीकरण का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने शिक्षा को पूर्ण इकाई के रूप में विकसित करने पर बल दिया। उनका कहना था कि विभिन्न विषयों का पारस्परिक संबंध स्थायित्व करके एकीकरण किया जाना चाहिए। एकीकरण द्वारा दिए गए ज्ञान से बालक बालिकाओं के संपूर्ण विकास में सहायता मिलती है। बेसिक शिक्षा में ज्ञान और कर्म के एकीकरण पर भी बल दिया गया। इसमें छात्रों के हस्तकार्य के साथ साथ मानसिक और बौद्धिक कार्यों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। यह था सिद्धांत। जो वर्धा शिक्षा योजना थे उनके सिद्धांत थे। सिद्धांत में था अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, हस्तकला का सिद्धांत, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने का सिद्धांत, आत्मनिर्भरता या स्वावलंबी बनने का सिद्धांत और शिक्षा को जीवन से जोड़ने से संबंधित सिद्धांत, सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वह है वर्धा शिक्षा योजना की विशेषताएं। यानी कि इस शिक्षा की क्या विशेषताएं थी। तो जो फर्स्ट विशेषता है वह है कि यह शिक्षा जो थी वो बाल केंद्रित थी, यानी कि बालक के रुचियों के अनुसार बनाई गई थी। सेकेंड जो है वह है इसमें बालक स्वयं क्रिया अथवा आत्मचेष्टा द्वारा सीखता था क्योंकि जो बालक को जो भी चीज़ें पसंद थी वो करता था। क्योंकि जो भी हस्तकला या जो भी उद्योग थे वो विभिन्न प्रकार के हुआ करते थे। बालक को अपने इच्छानुसार किसी एक का चयन करना होता था। नेक्स्ट है इसमें शिक्षण किसी शिल्प द्वारा दिया जाता था और इसका अन्य पाठ्य विषयों के साथ संबंध होता था। यानी कि एक विषय के साथ दूसरे विषय को इसमें संबंधित करके पढ़ाया जाता था। यह भी इसकी विशेषता थी। इस योजना में शिक्षक एवं बालक दोनों को कार्य करने की अधिक स्वतंत्रता होती थी। इसमें उत्पादक पर बल दिया जाता था। बालक हस्तकार्य के प्रति आदर करना सीखते थे। उन्हें बचपन में ही सिखा दिया जाता था कि अपने हस्तकार्य के प्रति आदर करना, ताकि वो किसी निम्न वर्ग को देखकर, और उच्च वर्ग के बालक हैं तो किसी निम्न वर्ग के लोगों को देखकर उनका मजाक न बनाए। नेक्स्ट है इस योजना में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। यह भी एक विशेषता थी कि यह योजना जो थी वह निःशुल्क एवं अनिवार्य थी। अगला है शिक्षण का माध्यम मातृभाषा। इसके द्वारा जो छात्र है वह सुगमता और सरलता के साथ बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सकता था। शिक्षक एवं छात्र सामाजिक प्रगति के लिए कार्य करते थे। यह भी उसकी विशेषता थी। और नेक्स्ट जो विशेषता थी वह थी छात्रों में आदर्श नागरिकता का
विकास करना। नेक्स्ट जो है वह है बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, यानी कि पाठ्यक्रम में क्या शामिल था ये पढ़ते हैं हम। जो बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम था वो पहला था हस्तकौशल। हस्तकौशल या आधारभूत जो शिल्प थे उसमें कोई एक लेना होता था, जैसे कि कृषि कार्य, कृषि का कार्य, मिट्टी का काम, कताई बुनाई, लकड़ी का काम, चर्मकार, पुस्तक कला, बागवानी और लड़कियों के लिए गृह विज्ञान। ये सभी जो विषय होते थे इनमें से किसी एक विषय का चयन करना होता था बालक को अपनी इच्छा के अनुरूप। जो दूसरा था वह था मातृभाषा। गणित था, गणित में जो कई प्रकार के जो सारे प्रकार के गणित होते हैं, जैसे अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित आदि सब, ये सारे इसके अंतर्गत आते थे। और सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि का अध्यापन होता था। नेक्स्ट जो था वह था सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान आदि विज्ञानों का अध्ययन किया जाता था। संगीत था, चित्रकला था, हिंदुस्तानी हिंदी थी। हिंदुस्तानी हिंदी उन लोगों के लिए थी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। और आचरण शिक्षा था। इस आचरण शिक्षा के माध्यम से जो बालक थे उनको नैतिक शिक्षा दी जाती थी। राष्ट्रीय उत्सवों को मनाना और समाज सेवा को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया था। नेक्स्ट जो था वो था स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत सफाई, व्यायाम, खेल कूद आदि के को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया और इनसे बालक अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होते थे। जो पाठ्यक्रम था, कुल पाठ्यक्रम ये जो वर्ष भर का जो कुल कार्य दिवस था वो 288 दिन का था। और जो घंटे थे वो रोजाना 5 घंटे 30 मिनट का रोजाना का जो शिक्षण कार्य होता था। और पाँचवीं कक्षा तक सह शिक्षा और इसके बाद अलग अलग विद्यालयों की व्यवस्था थी। इसमें ऐसा माना गया कि 5वीं शिक्षा तक लड़के और लड़कियां साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनके लिए अलग अलग विद्यालय की व्यवस्था की जाए। अब देखते हैं बेसिक शिक्षा के गुण क्या थे। बेसिक शिक्षा के गुण, पहला जो था वो था मनोवैज्ञानिक पद्धति। जो शिक्षा व्यवस्था थी वो मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित थी। इसमें बालक के लिए क्रिया करने, खेलने और रचना करने की व्यवस्था की गई थी, जो कि बालकों के रुचि के अनुसार थी। यह शिक्षा राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समता स्थापित करने पर बल देती थी। यह भी इसकी का गुण ही है। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा में मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक यानी कि उनका सर्वांगीण विकास की बात बताई गई। और इस शिक्षा योजना में श्रम के महत्व को देकर धनी और निर्धन वर्ग में समान शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिससे सामाजिक तत्वों को यानी कि समाज में जो भी खाई थी उस खाई को, अमीरी और गरीबी की जो खाई थी उसको पाटने का भी प्रयत्न किया गया। नेक्स्ट जो था वो था बेसिक शिक्षा योजना के माध्यम से विद्यालय और समाज के बीच की भी खाई पाटी गई और शिक्षा उत्पादक और श्रमिक वर्ग को तैयार करने का कार्य भी की। नेक्स्ट जो विशेषता है वह है बेसिक शिक्षा में वास्तविक परिस्थितियों में वास्तविक क्रियाओं के माध्यम से स्वयं के अनुभवों द्वारा बालक को सीखने के अवसर दिए जाते हैं। यानी कि बालक जब कोई भी कार्य करता था, कोई भी हस्तशिल्प लेता था, तो उसको वह बनाता और बिगड़ता था, उसमें उसके खुद के अनुभव होते हैं, स्वयं के उसमें अनुभव होते थे। बेसिक शिक्षा में विभिन्न प्रकार के विषय थे, जैसे कि कताई, बुनाई, शिल्प, लकड़ी के कार्य, मिट्टी के कार्य, चमड़े आदि के, जिनमें से बालक अपनी सुगमता अनुरूप कोई भी एक का चयन करता था, जिससे उसके जीविकोपार्जन करना सरल हो जाता था। नेक्स्ट था बेसिक शिक्षा योजना में मातृभाषा की शिक्षा देने से, मातृभाषा से शिक्षा देने से जो की व्यवस्था की गई, जिससे कि जो बालक है वो सीखने में उसको सरलता होती थी। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा योजना में भारतीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता थी। इस पर भारतीयता की पूरी छाप स्पष्ट दिखाई देती थी। अब देखते हैं इसके दोष, यानी कि जो बेसिक शिक्षा है इसके दोष क्या थे। तो पहला जो था यह दोष, इसमें किसी हस्तशिल्प के माध्यम से बालक को सभी विषय की शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न किया गया, जो कि असंभव है। यानी कि कोई भी बालक इस सभी प्रकार के हस्तशिल्प नहीं ग्रहण कर सकता। सेकेंड है
अच्छा उत्पादन न होने से, यानी कि अगर उत्पादन अच्छा न होता तो जो माल है, जो कच्चे माल है, उनका दुरुपयोग होता था। और गांधी जी ने सबके लिए हस्तशिल्प अनिवार्य किया था। जो छोटे बच्चे होते थे वो उत्पादन नहीं कर पाते थे, वो चीज़ों को बिगाड़ते ही थे और वो सारा बर्बाद होता था। फिर जो थर्ड है वो है 7 से 14 वर्ष की आयु, यानी कि प्राथमिक शिक्षा तक ही रह गई। ये जो बेसिक शिक्षा है ये छोटे बच्चों या 7 से 14 वर्ष के बालकों के बीच ही रह गई। इसमें उच्च शिक्षा पर कोई बात ही नहीं कही गई। नेक्स्ट है, इस शिक्षा योजना में केवल ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ हुआ, क्योंकि जो नगरीय क्षेत्र थे इस शिक्षा में उनकी उपेक्षा ही हुई। नेक्स्ट है, इस शिक्षा का अभिभावकों ने स्वागत नहीं किया। अभिभावक का मानना था, वो कहते थे कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, वहाँ पे निराई गुड़ाई, कताई बुनाई या मिट्टी के खिलौने बनाने नहीं भेजते थे। यह भी उसका दोषी था। नेक्स्ट है, इस शिक्षा योजना में श्रृंखलाबद्धता और क्रमबद्ध शिक्षा का अभाव था। यानी कि ये जो शिक्षा व्यवस्था थी इसमें न तो श्रृंखलाबद्धता था और न ही क्रमबद्धता था। इस शिक्षा योजना में बालक को बिना वास्तविक ज्ञान प्राप्त कराए किसी भी हस्तशिल्प से बांध दिया जाता था। यानी कि बच्चे जो बालक था उसको बचपन से ही किसी हस्तशिल्प में बांध दिया जाता था। उसके वास्तविक रुचि का पता ही नहीं चलता था। जब बालक बड़ा होता और उसे बताया जाता तो वो तय करता, लेकिन बचपन से ही उसे किसी हस्तशिल्प में बांध देने से उसकी जो खुद की रुचि थी वो उसका विकास नहीं हो पाता था। नेक्स्ट है, यह शिक्षा योजना कुछ अवास्तविक है क्योंकि इसके निर्माण में शिक्षा शास्त्रियों की सहायता नहीं ली गई थी। झिंगटन व शर्मा के अनुसार यह शिक्षा काल्पनिक है, एक अनावश्यक विश्वास है, एक मना सृष्टि है और वास्तविक व्यवहार से परे है। आधुनिक औद्योगिक प्रगति के प्रतिकूल यह शिक्षा योजना है। इसमें समय और शक्ति दोनों का अपव्यय होता था। इसमें उत्पादन के सिद्धांत पर बल दिए जाने के कारण शिक्षकों का नैतिक पतन हो जाता था क्योंकि वे विद्यालयों को फैक्ट्री और मशीनों में तब्दील कर देते थे। यानी कि जो शिक्षक का कार्य था उस समय वो मोस्टली उत्पादन के कार्यों में बढ़ावा देना था। और इससे देखा जाए तो कहीं न कहीं बालक के आध्यात्मिक विकास या फिर नैतिक विकास न होकर के वो व्यावसायिक विकास ही करना शुरू कर देते थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्धा शिक्षा की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो ये क्वेश्चन है, मतलब आंसर याद रखिए कि खेर समिति 1938 में वर्धा शिक्षा की जांच के लिए खेर समिति का गठन किया गया था 1938 में, जिसे परामर्श अनुदान समिति भी कहते हैं। तो ये था आज का ओवरऑल हमारा सेशन। आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको बेहतर कुछ भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपके सजेशन को बिल्कुल हम इंक्लूड करेंगे। धन्यवाद।